बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपने अच्छे मुस्तकबिल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कोशा होंगे और कोशिशें कर रहे होंगे। बहुत से लोगों ने इंस्पेक्टर इंडियन रेवेन्यू के साथ और भी बहुत सी दूसरी जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई किया होगा और डेफिनेटली दे आर आल्सो वर्किंग उस स्पेसिफिक जॉब के लिए भी कोशिश कर रहे होंगे और साथ साथ इंस्पेक्टर इंडियन रेवेन्यू के इंटरव्यू की तैयारी में भी मसरूफ़ होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक सब लोगों को। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो बात आज की वीडियो में हम लोग एफबीआर के बारे में बात करेंगे। एफबीआर किस तरह से एफबीआर की हिस्ट्री जो है फ्रॉम स्टार्टिंग जब एफबीआर बना और टिल डेट एफबीआर में क्या चेंजेस आए, एफबीआर के ऑर्गेनोग्राम के बारे में हम लोग बात करेंगे और साथ में हम लोग एफबीआर के मिशन के बारे में, इसके विजन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इंटरव्यू में आपसे किस तरह के क्वेश्चन किए जा सकते हैं रिगार्डिंग एफबीआर, स्पेसिफिकली जो एफबीआर के बारे में होंगे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो उससे पहले वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जी। तो जी दोस्तों, हम लोगों आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं, जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने लगा हूँ, वो है एफबीआर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एफबीआर का जी जो अगर आप लोग एफबीआर की हिस्ट्री पे जाएं, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें आप लोग, तो एफबीआर अप्रैल 1924 में सीबीआर के नाम से इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। इसको ये डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर था और एक मुकम्मल रेवेन्यू डिवीजन थी ये। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर जब पाकिस्तान बना और पाकिस्तान बनने के तकरीबन 16 ईयर्स के बाद, 13 ईयर्स ऑलमोस्ट के बाद, यानी कि 1960 में इसको इसमें कुछ रीअरेंजमेंट्स की गई और वो रीअरेंजमेंट इस तरह की थी जो जिसमें कि इसमें छोटी छोटी इसमें तब्दीलियाँ करते होते थे ताकि टैक्स रेवेन्यू को अच्छा बनाया जा सके, टैक्स कलेक्शन को अच्छा किया जा सके। तो ये तब्दीलियाँ एक टेम्परेरी नेचर की होती थी जिनका मकसद सिर्फ ये होता था कि शॉर्ट टर्म अपने बेनिफिट्स, जो शॉर्ट टर्म अपने जो मोटिव्स हैं, जो मिशन हैं, उनको पूरा किया जाए। तो ये जो एक रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस था, ये 1960 से लेके 1974 तक ये चलता रहा है। इसमें छोटे छोटे जो है ना इसमें करते रहे हैं और इसको रेवेन्यू डिवीजन से इसका जो स्टेटस है ना उसको रिड्यूस करके इसको एक अटैचमेंट डिपार्टमेंट के तौर पे इसको बनाया गया। तो ये 1974 तक ये चीज़ चलती रही है। उसके बाद 1974 से 1991 तक ये एक अटैच डिपार्टमेंट के तौर पे रहा है। उसके बाद 1991 में इसको दोबारा से रेवेन्यू डिवीजन का जो है दर्जा दे दिया गया था। वही दर्जा जो इसको 1924 में इसको दिया गया था जब इसको बनाया गया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। उसके बाद इसको 1995 में दोबारा इसका इस जो दर्जा था, जो 1924 वाला और 1991 वाला जो दर्जा था, ये रेवेन्यू डिवीजन को उसको अबॉलिश कर दिया गया, उसको ख़त्म करके उसको दोबारा एक जो है अटैच डिपार्टमेंट का दर्जा दे दिया गया। फिर 1998 में इसको दोबारा से रेवेन्यू डिवीजन का दर्जा दिया गया जो कि फिर 2007 तक चला है। 2007 तक और 1998 1998 से लेकर 2007 तक जो एफबीआर का एक स्ट्रक्चर था वो बड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर था। उसमें जो सेल्स टैक्स और जो एक्साइज है और इनकम टैक्स है, ये बिल्कुल अलग अलग डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे। और इवन के आप यूँ समझ लें कि जो कस्टम्स है वो भी एफबीआर के इस तरह से अटैच नहीं था जिस तरह से आज आप इसको देखते हैं। तो उस वक्त कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे अब आरटीओज़ है, एलटीओज़ हैं, एमटीओज़ वगैरह है, उस वक्त इस तरह से नहीं था। उस वक्त इनको सर्कल के तौर पे जाना जाता था। सर्कल में जो इसका पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का था, जिसमें हर एक बहुत बड़े लेवल पे, मतलब पूरे लाहौर को अगर हम करते थे उसमें सिर्फ एक कमिश्नर जो उस वक्त हेड करता होता था उस चीज़ को, और उसके अंडर कमांड जो लोग होते थे वो पूरे लाहौर का एक सर्कल सिस्टम होता था। जैसे एक कराची है, लाहौर है, हैदराबाद है, तो इसमें डिफरेंट एरियाज़ को एक सर्कल बना दिया जाता था। उस सर्कल की जो जुरिस्डिक्शन होती थी वो आगे एक एसीडीसी के पास और फिर फर्दर एडिशनल एंड अप टू वो कमिश्नर तक होती थी। और ये
एक बड़ा लिमिटेड स्कोप से ये चलता था। इसमें जो फ़ायदेमंद चीज़ थी वो ये थी कि एक जो ख़ास सर्कल है उसमें होने वाले तमाम बिज़नेसेस जो थे वो उस सर्कल में मौजूद जो लोग काम करते थे, जो ड्यूटी करते थे, वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ थे। डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे उनको पता होता था कि जी ये बिज़नेस नया यहाँ पे बना है, ये बिज़नेस यहाँ से ख़त्म हो रहा है, फलां बंदे ने नया बिज़नेस शुरू किया, तो ये चीज़ें उनको बहुत ईज़िली उनकी टिप्स पे याद होती थी। तो इस चीज़ का ये बहुत एक बड़ा फ़ायदा था कि जो लोग फील्ड में होते थे, वो लोग अपनी फील्ड ड्यूटी से बहुत ज़्यादा अटैच होते थे। उस फील्ड ड्यूटी से उनको तमाम इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच रही होती थी और उसकी वजह से ये था कि जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है वो उस खास सर्कल में एक अच्छे पैमाने पे जनरेट हो रही होती थी। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक था वो ये था कि वो एक खास सर्कल तक महदूद थे। वो अथॉरिटीज़ जिनको वो सर्कल मिला हुआ था, वो एरिया मिला हुआ था, वो उस सर्कल से बाहर जो है अ, नहीं चीज़ों को मैनेज कर सकते थे या चीज़ों के ऊपर अपनी अथॉरिटी को यूज़ नहीं कर सकते थे। फिर ये चीज़ ख़त्म होती है जी 2007 में, जब इसको सीबीआर से एफबीआर बनाया गया है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसको दर्जा दिया गया, तो ये सिर्फ़ एक लफ्ज़ों का चेंज नहीं था। मतलब आप अगर एफबीआर की हिस्ट्री को देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद एक ऐसी चीज़ हो रही है जो मतलब थ्रू एंड बैक सर्कल चल रहा है कि बस कभी हो गया, कभी नहीं हुआ, कभी हो गया, कभी नहीं हुआ, कभी किसी चीज़ को ओके कर दिया, कभी चीज़ को ख़त्म कर दिया। लेकिन सीबीआर से जब एफबीआर इसको बनाया गया तो ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंज था। ये वही चेंज है जो आज का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो रियल आपके सामने आज की जो देखते हैं आप उसको शक्ल है। ये इसको 2007 एफबीआर एक्ट के तहत इसको बनाया गया था, जिसमें फिर सेल्स टैक्स को भी, एक्साइज को भी, इनकम टैक्स को भी और कस्टम इंसानों को जो है ना आपस में मर्ज कर दिया गया था और एक जो एक इदारा जो बना था उसको फिर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहा गया था। और ये अंडर किस एक्ट के था, ये एफबीआर एक्ट 2007 में था, ये लॉन्च हुआ था जुलाई 2007 में। अब हम लोग आगे चलें और बात करें कि एफबीआर का विजन क्या है और एफबीआर का मिशन क्या है। तो सबसे पहले तो आपको जी मैं बताता चलूँ कि विजन और मिशन में फ़र्क क्या होता है। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। विजन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो फ्यूचर पॉइंट होता है जहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन खुद को देखना चाहती है, जहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन जाना चाहती है, उसको अचीव करना चाहती है, वो उसका एक फ्यूचर पॉइंट है। बट वेयर एज जो मिशन होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उसके विजन को अचीव करने के लिए जो वो स्ट्रेटजीज को एक्सेप्ट करती है, स्ट्रेटजीज को बनाती है, उसको हम लोग मिशन बोलते हैं। तो एफबीआर का जो विजन है या जो मिशन है, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि प्लीज़ एफबीआर का जो विजन है वो आप हमें बताएं। तो विजन के बारे में आपको मैं बताता चलूँ जी। एफबीआर का जो मिशन है वो बड़ा सिंपल सा है। आप उसमें कह सकते हैं कि जी द विजन ऑफ एफबीआर इज़ टू बी अ मॉडर्न प्रोग्रेसिव organization to optimize the revenue collection by providing the quality services। बहुत सिंपल सा मैंने आपके सामने इसका रखा है कि आप सिंपल एक एफबीआर को आपको थीम तो क्लियर है ना, तो उसका जो आपने विजन बताना है वो यही है कि टू बी अ मॉडर्न प्रोग्रेसिव इफेक्टिव ऑटोनोमस एंड क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑप्टिमाइजिंग रेवेन्यू बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विस एंड प्रमोटिंग कंप्लायंस विद टैक्स एंड रिलेटेड लॉज। ये इसका विजन है कि जहाँ पे एफबीआर खुद को देखना चाहता है, जहाँ पे एफबीआर खुद को लेकर जाना चाहता है। और जो एफबीआर का मिशन है अपने इस विजन को कंप्लीट करने के लिए, इस विजन को पाने के लिए, वो ये है कि इनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ द टैक्स सिस्टम to collect due taxes through application of modern techniques, providing taxpayer assistance, and by creating a motivated, satisfied, dedicated, and professional workforce। प्रोफेशनल वर्कफोर्स से मुराद आप लोग हैं, हम लोग हैं, हमसे ऊपर काम करने वाले हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं और ये चेन आगे तक जाती है, चेयरमैन तक जाती है। ये वर्कफोर्स है जी। इस वर्कफोर्स को एक ऑर्गेनाइजेशन
में रहते हुए किस तरह से डिप्यूट किया गया, इसका क्या प्लान है, इसको किस तरह से लेकर चलते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसको हम कहेंगे जी ऑर्गेनोग्राम ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ऑर्गेनोग्राम अगर हम लोग नीचे से स्टार्ट करें तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सबसे पहले जहाँ से आगाज़ होता है जी, वो किसी भी टैक्स पेयर को असेस करने के लिए एक ख़ास कैटेगरी में, एक ख़ास क्लास में, एक कम्युनिटी में जो टैक्स पेयर को इकट्ठा किया जाता है एक ही जैसे टैक्स पेयर्स को। मतलब अगर एक टैक्स पेयर टेक्सटाइल से डील कर रहा है तो उस टेक्सटाइल के रिलेटेड जितने बाकी टैक्स पेयर्स हैं उनको असेस करने के लिए जो एक ख़ास सेक्शन बनाया गया है, जो एक ख़ास टीम डिप्लॉयड की गई है, उसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। अब यूनिट का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता दूं, तो कि कोई भी जो यूनिट एफबीआर में है। अच्छा, ऑर्गेनोग्राम हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से इस चीज़ की समझ आए। बाकी आप लोग फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की साइट पे जाके ऑर्गेनोग्राम देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरा ये है कि मैं आपको एक कंप्लीट थीम आपको मैं इसका बताऊँ। हम लोग मतलब यूँ समझे कि हम इसकी रूट से शुरू होते हैं और आगे तक चलते हैं। तो यूनिट के बारे में हम लोग जैसे बात कर रहे थे, तो यूनिट के बारे में कि यूनिट का जो सबसे मेन स्ट्रीम है, जो वर्क फोर्स है, उसमें एक तो आपके आ जाता है क्लरिकल स्टाफ, जिसमें आपके पास एलडीसीज हैं, यूडीसीज हैं, सुपरवाइजर्स हैं और साथ में स्टेनो। ये लोग किसी भी यूनिट के अंदर एक वर्क फोर्स की तरह से काम करते हैं। और उसके बाद जो असेसमेंट पावर है, या वो डेफिनेटली एक असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर या इनर रेवेन्यू ऑफिसर के पास होती है, जो कि यूनिट को हेड करता है। उसको असिस्ट करने के लिए, उसकी जो असेसमेंट है उसमें उसको असिस्ट करने के लिए, उसको डेटा को इकट्ठे करने के लिए, उसको डेटा को एनालाइज करके एक रिपोर्ट बना के उसके सामने प्रेजेंट करने के लिए जो वर्क फोर्स है, जो उसका टीम मेंबर है, एक इम्पोर्टेंट मेंबर है, वो आप लोग हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग। इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू जो है वो उस टीम का एक सबसे अहम रुकन होता है, जो कि पूरे उस यूनिट के अंदर होने वाले तमाम जो प्रोसीजर्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उनको एग्जीक्यूट करता है फ्रॉम, जो कि उसको डायरेक्शन उसके सीनियर ऑफिसर यानी कि जो असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर से मिलती हैं, उसको एग्जीक्यूट करता है विद द हेल्प ऑफ और विद द असिस्टेंस ऑफ जो उसमें उसके साथ बाकी वर्क फोर्स है, जो कि एलडीसी, यूडीसी, सुपरवाइजर्स, सेनोग्राफर्स वगैरह हैं। तो जो रिपोर्ट बनती है, जो इंस्पेक्टर इनर रेवेन्यू जो एक रिपोर्ट को जनरेट करता है, वो प्रेजेंट करता है टुवर्ड्स असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर या इनर रेवेन्यू ऑफिसर में। उसके अंदर फिर जो इनर रेवेन्यू जो एसीडीसी या आईआरओज हैं, वो आगे किसको रिपोर्ट करते हैं जी, वो एक एडिशनल कमिश्नर को रिपोर्ट करते हैं। एडिशनल कमिश्नर रिपोर्ट करता है जी कमिश्नर को। कमिश्नर जो है वो किसी भी, अगर आप आरटीओ एमटीओ में जाएंगे तो आपको पता